पंचायत राज चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिसंबर 2025 में पंचायत राज के चुनाव होंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। कहा कि हम एक राज्य एक चुनाव के मिशन पर अडिग हैं। नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में कराए जाएंगे। प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और इस विकास से ही कांग्रेस को दिक्कत है और इसीलिए लगातार वो आड़े तिरछे सवाल पूछ रही है। पंचायत राज सिस्टम को बर्बाद करके कांग्रेस ने रख दिया है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई थी। निर्देशित किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग को और सरकार को कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं और इसी पर झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, ये पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने कह दिया है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही हम चुनाव कराएंगे और इसको लेकर हम अडिग हैं। नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे और सितंबर तक वोटिंग लिस्ट तैयार हो जाएगी। सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। हमारे साथ को राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता जुड़ गए। मधुकर गुप्ता जी, अब चूंकि राज्य सरकार को भी निर्देशित किया गया है, आपको भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है, फैसले की कॉपी भी आप तक पहुंच चुकी है। इस आगे किस तरीके से अब समय पर पंचायत चुनाव हो सके, तैयारी आपकी? इसमें तो जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको रिवाइज करना होता है, वोटर लिस्ट अपडेट करनी होती है और फिर जो हमारा प्रोग्राम शेड्यूल है वो निकालना होता है। तो वो सब तैयारियां अब लिखित में निर्देश दे रहे हैं, तो कल वो निर्देश निकल जाएंगे और जितनी जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं हम कराएंगे जी। इतने देर में जब ये वोटर लिस्ट अपडेट होगी और इलेक्टोरल रोल्स जो अपडेट होंगे, तो इतनी देर में जिन पंचायतों में, पंचायत समितियों में इत्यादि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करनी होगी परिसीमन की, वो भी हो जाएगी जी। तो उसके अनुसार फिर हम जो अपडेटेड जो परिसीमन के बाद अपडेट करके जो वस्तुस्थिति है उसके हिसाब से चुनाव की घोषणा करेंगे विभिन्न जगह पे। तो बाकी यही है। बाकी तो चुनाव तो जिलों से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो। तो मधुकर जी, कब तक तिथि की घोषणा होगी? चूंकि झावर सिंह खर्रा तो कह रहे हैं कि हम दिसंबर में चुनाव करा लेंगे। नहीं, देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं वो ये है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द चुनाव कराएं। तो वो उसी हिसाब से हमें चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये आदेश वाला जल्दी निकल जाएंगे तो कोशिश यही है कि अगले 2 महीनों में चुनाव करा लिए जाए। आप ये कह रहे हैं अगले 2 महीने में चुनाव करा ली जाए, तो इसके लिए वोटिंग लिस्ट भी बनकर तैयार होगी क्या? नहीं, तैयार होगी। हाँ। देखिए, उसमें ये सामान्य प्रक्रिया है, तो उसमें अब देखते हैं कि कितनी जल्द ये इलेक्टोरल रोल्स जो है ये अपडेट हो जाते हैं और वोटर लिस्ट जो है अपडेट हो जाती है। आप प्रोबेबली मधुकर जी कह रहे हैं कि 2 महीने में आप चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है। हाँ। ये जो स्टैट्यूटरी टाइम हमें देना होता है चुनाव के लिए वो हम दें तैयारी के लिए। अब चुनाव तो हम ज्यादा भी दिन दे सकते हैं, पर जितना अनिवार्य है समय देना उतना ही दें, उससे ज्यादा नहीं दें। समझ रहे हैं ना आप? तो क्या फिर ये वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो पाएंगे अगर ये 2 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं तो? नहीं, बात 2 महीने की नहीं है। बात यह है कि जब तक संवैधानिक अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं पार्लियामेंट में, तब तक राजस्थान का कोई भी स्टेट या केंद्र सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कर सकती है। आप देखिए, आप बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं ना, तो पहले भी चुनाव हुए। तो अभी जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं तब तक इस पे चर्चा की जा सकती है, पर ये व्यवहारिक नहीं है। आप ये कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, जबकि झावर सिंह खर्रा का अभी बयान आया है और वो कह रहे हैं कि दिसंबर में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही हम अडिग हैं, इसी मिशन के तहत हम चुनाव कराने वाले हैं।
मधुकर जी। वो तो आप सब जानते होंगे, पर मैं जो हमने इसका परीक्षण किया है, जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश है, उस हिसाब से ये अभी संभव नहीं है। तो क्या आपकी अभी शेड्यूल मीटिंग है मंत्रिमंडल की सब कम्युनिटी के साथ बैठक? नहीं, हमारी कोई मीटिंग नहीं होती है जी। हम इंडिपेंडेंट है, हमने जो करना है हम कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई मीटिंग वगैरह नहीं करते, ना कभी मीटिंग करने की परिपाटी रही है। ठीक है। देखिए, आप एक बात समझिए, जी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो, या हम भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं, अब जो भी सरकार होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। तो हम अपने आप को सरकार से और पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखते हैं। आप समझ रहे हैं ना जी। तो मीटिंग, किस बात की मीटिंग? मतलब मीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना मीटिंग की जाती है। लेकिन मधुकर गुप्ता जी, जाहिर तौर पर कोर्ट में आप लोगों ने पहले भी ये बात बोली है कि सरकार की तरफ से आपको डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है और इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा है कोर्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी हमसे जुड़ने के लिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द चुनाव हो, और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने के अंदर हम चुनाव कराएंगे। विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूँ, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करें। और सीधे आपको कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के पास लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। दरअसल पूर्व सीएम गहलोत के ट्वीट पर वो पलटवार कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कभी भी जोधपुर में या राजस्थान के अन्य शहरों में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं मनाया। मात्र राजनीति करने के लिए इस तरह से गलत, निंदनीय, राजनीतिक वैमनस्य वाले बयान दिए हैं। उस परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है, संविदा पर नौकरी दी गई है, और साथ ही साथ परिवार वालों से बराबर जनसंपर्क रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि ने तुरंत ही संपर्क किया है। ऐसी स्थिति में ऐसे बयान देना और ऐसे बयान या नाबालिग बच्चों की मृत्यु पर राजनीति करना, ये राजनीति का बहुत ही दुखद पहलू है। और माननीय अशोक जी जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को इसमें शोभा नहीं देता है। उनका सुझाव कोई था तो देना चाहिए था, कमी खामी रही है तो बतानी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक वैमनस्य से राजनीति कर रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देता है। मेरा पुनः उनसे विनम्रता से अनुरोध है कि जोधपुर को कभी हक दिलाया, कभी ऐसी अकाल मृत्यु पर अपनी ओर से, अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सहायता देने का कभी प्रस्ताव रखा? आज से पहले कभी भी ऐसी कभी दुर्घटना पर किसी परिवार को मिलने गए? और अब जब स्वयं उनकी पार्टी से धीरे धीरे किनारे पर हो रहे हैं, तो सुर्खियां बटोरने के लिए, अखबार में पन्नों पर हेडलाइन बनने के लिए, अखबारों की हेडलाइंस बनने के लिए इस तरह के गहलोत बयान दे रहे हैं। पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव की एक बार फिर हम बात करते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर ही राजस्थान में चुनाव होने चाहिए। मंत्रियों ने कांग्रेस के पंचायती राज संस्थानों को खत्म करने के आरोपों का भी दो टूक जवाब दिया। की हत्या करने वाले लोग हैं तो वो है कांग्रेस के लोग। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पंचायत राज चुनाव संपन्न होंगे, पारदर्शिता से होंगे और एक प्रदेश एक चुनाव की परिकल्पना को लेकर चुनाव कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये वैधानिक कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तात्कालिक रूप से चुनाव कराए जाएंगे। अगस्त का महीना चल रहा है और अगर
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 महीने में चुनाव कराने का निर्देश दिया है, तो अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने बाद हम दिसंबर में चुनाव कराने को तैयार हैं। समय पे चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। मुझे तो याद है जब पिछला कार्यकाल था, 15वीं विधानसभा थी, तो अशोक गहलोत जी ने किस तरह पंचायत राज का सिस्टम पूरे राजस्थान में ख़राब किया था। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ भी 1.5-2 साल बाद चुनाव उन्होंने कराए थे। अब राजस्थान सरकार ये चाह रही है पूरे राजस्थान में माननीय भजन लाल शर्मा जी 1 स्टेट 1 इलेक्शन के माध्यम से कि समय पर और एक साथ पूरे राजस्थान में इलेक्शन हो, और ताकि आने वाले समय में हम ना सिर्फ पंचायत राज और नगर पालिका बल्कि लोकसभा के चुनाव भी सब सारे एक समय पे हों, तो देश में ये जो समय हम चुनावों में और जो खर्चा है वो भी बचत हो, और 1 स्टेट 1 नेशन से एक दुनिया में जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसका एक संदेश भी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में 15 अगस्त को सड़क दुर्घटना में हुए छात्र लोकेश सिंह की मौत पर गहरा दुख जताया। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को उस छात्र के परिवार से मिलना चाहिए था, क्योंकि वो उनके कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा था। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ चल रहा अभियान अब गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी तक पहुंच गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी असहमति जताई और कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जोधपुर के अंदर, तो बच्चे आ रहे थे उसी प्रोग्राम के अंदर। मुख्य बात है कि जो मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को यहाँ पर आए, निर्णय किया सरकार ने, वसुंधरा जी भी करती थी, और बच्चे जा रहे थे उनके प्रोग्राम में। तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को एहसास होना चाहिए कि बच्चे मेरे प्रोग्राम आ रहे थे, वो बच्चा मर गया, तो कम से कम विशेष ध्यान देने वाली बात थी, विशेष दुख प्रकट करने की बात थी, संवेदनशीलता दिखाने की बात थी, वो दिखाई नहीं गई है। मैं कह सकता हूँ माननीय गहलोत साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने इस प्रकार के प्रकरण हुए, और वो कहाँ कहाँ पीड़ित से मिलने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर में थे, जैसे उनको घटना का पता चला उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उनके घर पे उनके परिवार से मिलने और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए भेज दिया था। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी गए, उन्होंने उनको एक परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी और 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने का आश्वासन दे दिया था, जिसकी क्रियान्वित की जा रही है। उधर प्रदेश की अन्य सेवाओं से आईएएस प्रमोशन पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर प्रदेश की विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। जोगाराम पटेल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सर्वोच्च पद पर महिला को बैठाया है, जो इन्होंने आज तक नहीं किया। विभिन्न विभागों से प्रमोशन करने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान कमेटी बनी थी और उसी में से संरक्षण किया गया है। ये उनके कार्यकाल की ही लिस्ट है। ये चारों नाम भी यूपीएससी ने फाइनल किए हैं। दरअसल टीकाराम जूली ने कहा था कि सरकार ने चारों आईएएस में से एक भी दलित या अल्पसंख्यक को नहीं लिया है। कहना चाहूंगा कि आज कल एक ऑर्डर सरकार ने जारी किया कि अन्य जो विभिन्न सेवाएं हैं उनमें से सरकार प्रमोट करके आईएएस बनाती है। आपने आईएएस बनाए हैं, लेकिन आईएएस बनाने के बाद जो लिस्ट हमने देखी, आपने उस लिस्ट के अंदर एक भी व्यक्ति एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, माइनॉरिटी का, किसी भी वर्ग को प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया। तो किस प्रकार की लिस्ट आप बना रहे हो? क्या आपकी मंशा है ये आप बताइए। क्या प्रदेश का ये जो गरीब तबका है उसमें से आपको कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको आप बना सकते थे? हमारी सरकार में ऑर्डर हुआ, हमने 4 ऑर्डर निकाले थे, 4 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। तो एक तरफ आप दिखावा करते हो और दूसरी तरफ धरातल पे आपका कोई काम नहीं है। तो आपने इतने बड़े वर्ग में से आपको एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसको आप आईएएस का प्रमोशन दे सकते। श्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है, सबका मान और सम्मान रखते बराबर हक देती है। हम जाति की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे लिए सभी मान्य है और पीड़ित शोषित एसटी हमारे लिए बहुत ही मान है, उसका भी बराबर मान रखा जाता है। कृपया इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि उनके कार्यकाल के दौरान बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जवाब देवें। हमारे सामने तो ये बाद में आई है,
और यूपीएससी ने इंटरव्यू लेके जो सेलेक्ट किया है वो आए हैं, हमारे लिए सभी मान्य हैं। जातिवाद का आरोप करना, नकारात्मक भाव रखना, सिर्फ आलोचना करना, ये कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है। इसके सिवाय उनके पास कोई भाव ही नहीं है। इसलिए उनकी नीति और उनका विजन उनको मुबारक। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास। बुधवार को जयपुर में कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित नेता और कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर यहां पर स्वराज संवाद स्थापित करते हुए नजर आए। सरकारों के जनप्रतिनिधियों से भी संवाद यहां पर किया गया। गोविंद डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा पर भी तंज कसा, कहा वो तो दिल्ली गए हैं तो किरोड़ी अब देखते हैं कि क्या खुड़का करके आते हैं। मोदी एंड टीम की पूरी नजर पड़ी। सबसे अनुशासित और सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं, डूब के मर जाना चाहिए इनको। किरोड़ी जी क्या क्या बोलते हैं, 8 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है। नरेश मीणा को भाजपा ने चुनाव लड़ाया पैसे फंडिंग करके, ये किरोड़ी मीणा जी कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा नहीं कह रहा है। और दिल्ली में बैठे हैं और किरोड़ी जी कह रहे हैं इस पर्ची को बदल दो, नहीं तो मैं इस सरकार को रगड़ के रख दूंगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर 3 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया है। इसके साथ ही वहां मंत्रिमंडल का 15% का कोटा पूरा हो गया है। इस घटनाक्रम के बाद अब राजस्थान की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की आहट, बड़ी सुगबुगाहट। सत्ता से संगठन, होने वाला है बड़ा परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में विस्तार, राजस्थान में इंतजार। राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुए करीब 21 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगती रहीं, लेकिन फैसला टलता रहा। अब छत्तीसगढ़ के ताजा कदम ने राजस्थान में सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है, खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 23 दिनों में 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इन दौरों में उन्होंने पार्टी आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। देखिए, जब 1.5 वर्ष पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ चुनाव हुए और उनके परिणाम आए और तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था कि जितने भी पुराने जो नेता थे उन सबको उन्होंने पीछे ढकेलते हुए नए पीढ़ी के नेताओं को वो सामने लाए और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उन्हीं में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अब चूंकि इन तीनों राज्यों के अंदर एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अब पहला ऐसा मौका है 1.5 साल बाद जब छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी लंबे समय से ये उम्मीद जताई जा रही थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 मंत्री हैं, जबकि नियम के मुताबिक 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी नए 6 चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि मौजूदा किसी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि संगठन और सत्ता में संतुलन साधते हुए नए नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो सरकार में कुछ कमियां खामियां मंत्रियों के परफॉर्मेंस उसके हिसाब से देखा जाए तो जल्दी फेरबदल की गुंजाइश बनती है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ऐसे मंत्रियों को, अब संगठन में तो कोई मंत्री जाना नहीं चाहेगा, लेकिन पार्टी का जब फैसला होगा कि किन मंत्रियों को उधर संगठन में भेजा जाए तो फेरबदल की गुंजाइश बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के हालिया बयान ने भी इन अटकलों को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा था कि कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में लिया जा सकता है और नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है, यानी पार्टी अब सत्ता और संगठन दोनों को संतुलित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। हम तो कई मंत्रियों को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं, तो ले सकते हैं, इसमें क्या है।
हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है, संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी ज़रूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान के लिए भी संकेत लेकर आया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कब विस्तार करते हैं और किन नेताओं को मौका मिलता है। ये विस्तार न सिर्फ सरकार की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी चुनाव में बीजेपी की रणनीति और ताकत का भी आधार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा के खिलाफ 2 केस दर्ज कर लिए गए हैं। लालसोट थाने में तहसीलदार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। परिवादी घनश्याम बैरवा ने तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। परिवादी को चैम्बर से बाहर निकालने का भी आरोप लगा है। एडवोकेट मोहित शर्मा ने भी तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दौसा से बड़ी खबर आपके सामने। उस परिवादी ने जिसके साथ घटना हुई थी कल, उसने भी एफआईआर दी है और हमारे वकील साहिबान ने भी एफआईआर दी है। हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, और ज्ञापन में हम ये चाह रहे हैं कि इसको अविलंब निलंबित किया जाए और इसके सारी जितने भी रजिस्ट्रियाँ इसने की है, ये जो एक फर्जी रजिस्ट्री थी निर्जना में हुई थी, फर्जी रजिस्ट्री जिसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, तहसीलदार ये अमितेश मीणा भी उसमें गिरफ्तार होना चाहिए, हमारी ये मांग है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 2 केस दर्ज हुए हैं, इसके बाद अब ये बताइए किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, बीती रात तो तहसीलदार अमितेश मीणा ने वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में अपडेट यह है कि जो वकील हैं उनकी तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं। एडवोकेट मोहित शर्मा ने तहसीलदार अमितेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि उसको चैम्बर से बाहर निकालना, अभद्रता, गाली गलौज करना, इस तरह का आरोप लगाया गया है। साथ ही वकीलों के लिए काले कोट वाले गुंडे शब्द का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही जो उस परिवादी को लेकर कल वकील तहसीलदार के चैम्बर में पहुंचे थे, उस परिवादी ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें तहसीलदार पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में 2 मुकदमे तहसीलदार के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और वकीलों के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये पूरा मामला कल से ही चल रहा है और पूरे राजस्थान में इसकी एक तरीके से गूंज सुनाई दे रही है। राजस्व कर्मचारी भी लामबंद हो चुके हैं, उन्होंने भी जगह जगह कार्य बहिष्कार किए हैं। वहीं एडवोकेट्स ने भी जहां भी तालुका स्तर है और जिला स्तर है वहां पर कार्य बहिष्कार किए हैं। दौसा में आज दोनों ही संगठनों की ओर से ये कार्य बहिष्कार देखने को मिले हैं और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वकील और प्रशासन दोनों आमने सामने हो चुके हैं इस प्रकरण को लेकर। तहसीलदार अमितेश मीणा ने मारपीट के आरोप लगाए हैं वकीलों पर और वकीलों ने भी अभद्रता और धक्का मुक्की और चैम्बर से बाहर निकालने के आरोप लगाए। आशीष, ये बताइए क्या ये मामला कानूनी रूप से ही आगे बढ़ेगा, उसी के लिहाज से एक्शन होगा या फिर कुछ समझाइश भी हो सकती है, और किस स्तर पर होगी अगर समझाइश हो तो? बिल्कुल, समझाइश से एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों ने ही आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, ऐसे में अब जो लालसोट के डीएसपी हैं दिलीप मीणा, वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनके पास 3 एफआईआर की जांच मिली है जो तहसीलदार अमितेश मीणा के द्वारा दर्ज कराई गई है और जो एडवोकेट व परिवादी की ओर से कराई गई, यानी 3 एफआईआर की जांच डीएसपी कर रहे हैं। अब पुलिस की जांच नियमानुसार आगे बढ़ेगी, उसमें समझौता होता है तो अपने स्तर पर होगा, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच करेगी। जांच के बाद में जो भी दोषी कौन सच्चा कौन झूठा और ये जांच पर ही तय होगा, उसकी रिपोर्ट पर ही तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, चूंकि मामला अब थाने तक पहुंच चुका है।